तेरा मैक्स हो गया। इसको सॉल्व करो। कोई बात नहीं, पैटर्न ही चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट तो वही है, क्वेश्चन आगे पीछे होंगे थोड़े बहुत और क्या। और अच्छी बात है, डर लगता था। कोई दिक्कत नहीं, 3 आए 4 आए 6 आए, क्या ही करना है। क्यों? पैसे छोटा हो गया है और जो है क्वेश्चन कम हो गया तो टाइम कैसे लगेगा उतना? नंबर ऑफ पैसेजेस बढ़ गए होंगे, ठीक है, कोई नहीं। कोई नहीं, 4 लाइन में आंसर मिल जाएगा, है ना। इसमें भूल जाते हो कहाँ पे क्या लिखा था, डेटा ही गायब हो जाता है तुम्हारा। चलो एनीवेज, सॉल्व करते हैं। अगली बार से वो भी छोटे छोटे भी सॉल्व कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। कहाँ? एनालाइज द लीडरशिप टू फेल बिकॉज द वुड बी एनालिस्ट, अरे वुड बी मतलब जो होने वाला एनालिस्ट है, द वुड बी एनालिस्ट मिसकंसीव्स हिज टास्क। ठीक है, पढ़िए जरा इसको। और लोग भी हैं, सब गायब हैं क्या, कि आए नहीं, इतने ही है? सीयूटी के। देखो, देख लो, इफ यू वांट टू बी अ लीडर, इसमें कुछ लिखा हुआ है लीडरशिप की क्वालिटीज, उसको कैरी कर लेना। हम्म। अरे रे रे भाई, ऐसे रेड के लीडर बनेगा क्या? बढ़िया।
इजी लैंग्वेज में पैसेज है, तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या कह रहा है वो। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया ना, कैरी आउट तक? तुझे दिखता है यहाँ से? इधर रेडी, अगर नहीं दिखता हो तो दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं। पढ़ लिया पैसेज? डन, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो एक बार, फिर इसको डिस्कशन करते हैं हम लोग। या पहले पैसेज पढ़ ही लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चंस को। Language is quite easy, so will not be difficult to understand. Attempt to analyze leadership tend to fail because the would-be analyst, would-be का मतलब होता है जो होने वाला है ना, जैसे would-be writer, would-be actor, ऐसा। Would-be analyst misconceives his task. He usually does not study leadership at all. Instead, he studies popularity, power, showmanship, or wisdom in long-range planning. तो इसकी स्टडी नहीं करता है, rather than he is quite obsessed about this popularity, power, showmanship and all. Some leaders have these things, but they are not of the essence of the leadership. कुछ लीडर्स के अंदर ये होता है, बट ये लीडरशिप का एसेंस नहीं है। मतलब जो लीडरशिप होनी चाहिए उसमें जरूरी नहीं कि चीजें हों, है तो बहुत अच्छी बात है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। लीडरशिप इज द अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिशमेंट्स का मतलब होता है अचीवमेंट्स ऑफ अ गोल थ्रू द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन असिस्टेंट्स, ठीक है। द मैन हु सक्सेसफुली मार्शल्स हिज ह्यूमन कोलैबोरेटर्स, देखो वैसे तो मार्शल को अगर आप एज अ पर्सन करोगे तो मार्शल वो आर्मी वाले होते हैं, बाकी मार्शल एज अ वर्ब का मतलब होता है गैदर करना। मार्शल को जब एज अ वर्ब यूज करेंगे आप कहीं पे, तो उसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, गैदर करना।
सो द मैन हु सक्सेसफुली गैदर्स हिज ह्यूमन कोलैबोरेटर्स, मतलब जो उसके साथ साथ काम कर रहे हैं, जो उसके कोलैबोरेटर्स, उनको जब क्या कर लेता है, एक साथ ले आता है टू अचीव पर्टिकुलर एंड, इज अ लीडर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ लीडर. A great leader is one who can do so day after day. एक अच्छा लीडर वो होता है जो ये अचीव कर सकता है डे आफ्टर डे, हर दिन, एंड ईयर आफ्टर ईयर इन अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, तो दिस इज द definition of the leadership according to the author that is given in the passage. He may not possess or display power, force, or threat of harm may never enter into his dealings. तो वो पावर डिस्प्ले नहीं करेगा, फोर्स थ्रेट ये नहीं करेगा, और उसकी डीलिंग्स में सब शो नहीं होगा. ही मे नॉट बी पॉपुलर, ही मे बी और ही मे नॉट बी. His followers may never do what he wishes out of love or admiration for him. ठीक है. He may not ever be a colorful person. He may never use memorable devices to dramatize the purposes of his group or to focus attention on his leadership. As for the important matter of the setting goals, ठीक है, तो ये सब ये नहीं करेगा. ठीक है, अगर लीडर है अच्छा. He may actually be a man of little influence. ठीक है, अभी क्या कर सकता है, or even of little skill. As a leader, he may merely carry out the plans of others. हो सकता है कि as a leader वो कुछ नया प्लान्स नहीं ला रहा हो, उस प्लान्स को क्या कर रहा हो, कैरी आउट कर रहा हो, इम्प्लीमेंट कर रहा हो. His unique achievement is a human and social one which stem out मतलब to come out from his understanding of his fellow workers. एक ट्रू लीडर वही है जो उसकी जो यूनिक अचीवमेंट क्या है कि जो उसके साथ काम करते हैं उनको ये क्या करता है, समझता है. He understand them and the relationship of their individual goals to the group goal that he must carry out. हट जा भाई, चलो आगे देखते हैं. It is not hard to state in a few words what successful leaders do that makes them effective. Uh, but it is much harder to tease out the component that determines their success. The usual method is to provide adequate recognition of each worker's function. Adequate का मतलब होता है enough, पर्याप्त. तो क्या करना चाहिए? The usual method is to provide adequate recognition. जो sufficient recognition है हर workers के function को, उसको क्या करना चाहिए? Appreciate करना चाहिए, so that he can foresee the satisfaction. उसे लगे कि ये नहीं यार मैं satisfaction मिल रहा है मुझे of major interest and motive of his in the carrying out of the group enterprise. तो उसे भी लगेगा ना I am a part of the group. ठीक है, अगर उसको अटेंशन मिल रही है या उसको थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिल रहा है, जैसे आप सोच समझिए 5-6 लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप जो है किसी को अटेंशन ही नहीं दे रहे या उसको कुछ मतलब अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो, तो उसको लगेगा यार कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब ही विल बी फील लेफ्ट आउट. तो वही चीज़ है कि जो थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, अपना कुछ ना कुछ डाल रहा है उसमें, तो उसको अप्रिशिएट करिए, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है ये क्या रहता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. चलो, क्रूड फॉर्म्स ऑफ लीडरशिप रिलाई ऑन मतलब डिपेंड ऑन single sources of satisfaction such as monetary rewards or the alleviation of fear. Alleviate का मतलब होता है कम कर देना, to reduction of fears about various kinds of insecurity. The task is to adhere to because following orders will lead to paychecks and then deviation will lead to unemployment. तो ये करना पड़ता है क्योंकि अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पेचेक मिलेगा, मतलब मॉनेटरी आपको गेन्स होंगे. अगर आप वहाँ से डेविएट होंगे, जो नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्या हो सकता है, नौकरी से निकाल दिया जाए. सो वही लिखा है, डेविएशन विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट. No one can doubt that such forms of motivation are effective within limit. In a mechanical way, they do attach the worker's self-interest to the interest of the employers of the group. So, in a mechanical way, मतलब generally क्या करते हैं कि उस किसी person को, किसी व्यक्ति को उसी ग्रुप में डालेंगे जहाँ पे उसकी expertise है, जहाँ पे कुछ contribute कर सकता है. कहाँ चला गया? हाँ, but no one can doubt the weakness of such simple techniques. ठीक है, human beings are not machines with a single set of push buttons. तो humans को उसने machine से compare किया कि machine नहीं है. When their complex responses to love, prestige, independence, achievements and group members are unrecognized on the job, they perform at best as automata who bring far less than their maximum efficiency. कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई बंदा, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर उसको जो है प्रेस्टीज नहीं मिलता, उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता, उसको इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है, तो वो उतना अचीव नहीं कर पाएगा जितना वो कर सकता है. यही लिखा हुआ है, लेस देन देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी. जितना वो आउटपुट दे सकता है उतना नहीं दे पाएगा. ठीक है, टू द टास्क एंड द वर्स्ट एज रिबेलियस स्लेव्स. मतलब यहाँ पे देखो मशीन को क्या कंपेयर किया गया है. अच्छा, इसमें अगर मैं पूछूं कि कौन सा वो लगा हुआ है फिगर ऑफ स्पीच, तो बताइए जरा कहाँ होगा. पर्सोनिफिकेशन, सिमिली में एज लाइक आएगा. एक और होता है एनालॉगी, बताया था. एनालॉगी क्या होती है? दो चीजों को क्या करना, कंपेयर करना, डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना. चलो खैर कोई नहीं.
and then we have okay, and at worst are rebellious slaves who consciously or unconsciously sabotage the activities they are supposed to be furthering. कहने का मतलब है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग क्या करते हैं कि वो कॉन्शियसली जानबूझ के या मतलब अनकॉन्शियस तरीके से, सैबोटेज का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना होता है, जिस चीज को उनको फर्दर करना था, मतलब आगे बढ़ा के ले जाना था, उसी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग प्रेस्टीज, लव, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट, है ना, अप्रिशिएशन एंड ऑल. ओके, चलो, तो ये यहाँ से लिया गया था. खैर, इससे क्या ही फर्क पड़ता है. अब आप पहले क्वेश्चंस कर लीजिए सभी, 5-6 जो भी हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू गॉट करेक्ट. पहला क्वेश्चन ये है, देख लो सब लोग. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क, है ना. पहले आप लोग कर लो अपना आंसर, आप लोग सोच लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक. और ऊपर कर दो क्या? डू नॉट रश टू द आंसर, है ना, ध्यान से पढ़ लो. एलिमिनेशन भी लगा सकते हो. क्वेश्चन का समझ में आ जाएगा तो आसानी से कर ले जाओगे, है ना. एक्यूरेसी पे पहले फोकस करो. ठीक. मार्क हो गया आपका आंसर. डिस्कस करें सभी का आंसर, चेक कर लिया. ठीक है, चलो अब देखते हैं. Which scenario best reflects the author's view on the essence of true leadership in contrast to common misconceptions? Okay, what according to the author are common misconception? उसके हमें क्या बताना है? कॉन्ट्रास्ट बताना है. ठीक है भाई, ऑथर का एक सोचना समझना है किसके बारे में? लीडरशिप के बारे में. तो और एक कॉमन मिसकंसेप्शन भी है. तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उस कॉमन मिसकंसेप्शन को क्या करेगा? कॉन्ट्रास्ट करेगा, उसके अपोजिट होगा. मतलब वो रिफ्लेक्ट करेगा आइडियाज ऑफ द ऑथर अबाउट द ट्रू लीडरशिप. तो व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट लीडरशिप? मुझे आप लोग पहले ये बताओ. कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है? हाँ, ये पावर है उनके पास, एंड यू नो दिस शो ऑफ एंड ऑल, यही सब तो था. ठीक है, एक बार फिर से आते हैं, ध्यान से देखना जरा. आराम से भाई, कहाँ गया? चलो. Instead, he studies what? Popularity, power, showmanship, wisdom, and long-range planning. These are the misconceptions and all, है ना, कि some leader have these things, but they are not. Leadership is accomplishment goal. ये leadership का accomplishment ये है, ना कि ये सब चीजें दिखाना. यहाँ पे बाकी पूरा उसने लिखा हुआ है कैसे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. तो इसके जो है ये मिसकंसेप्शन है, ऐसी लीडरशिप नहीं होती है. इसका कॉन्ट्रास्ट क्या है जो ऑथर का व्यू होने वाला है? तो पहला देखते हैं. अ पॉलिटिकल लीडर रिमेन्स इन पावर थ्रू मैनिपुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन. ये ऑथर का व्यू है कि नहीं है? ऑथर का तो व्यू ये है नहीं. ठीक है, कि मैनिपुलेट थोड़े करना है, उनको सपोर्ट करना है, अप्रिशिएट करना है. ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी द राइट चॉइस. सेकेंड देखते हैं. अ कॉर्पोरेट सीईओ implements aggressive financial incentives and strict punitive measures. तो ये भी उसने कहा है कि ऐसा नहीं है भाई कि आप फाइनेंशियल गेन्स दिखा के कि आपको पेचेक मिलना है एंड ऑल करके आप क्या कर सके, किसी पे प्रेशराइज कर सके. तो दिस आल्सो कैन नॉट बी द राइट चॉइस. थर्ड, अ सेलिब्रिटी यूजेस देयर करिश्मा एंड पब्लिक अपील टू गैदर अ लार्ज फॉलोइंग. ये तो वो मान ही नहीं रहा ना, ये हो सकता है और नहीं हो सकता.
ऑब्वियसली बात है कि आपके पास क्या बचा, फोर्थ बचा, और फोर्थ बचा तो उसको देख लेते हैं। अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेट्स अ लोकल क्लीन अप प्रोजेक्ट, वही कह रहा है कि सबसे क्या करना है हमें, सबको क्या करना है, मिला के रखना है, बाई अंडरस्टैंडिंग द एंड अलाइनिंग द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ वॉलंटियर्स। यही तो बोल रहा था आपका लीडरशिप, तो यही है कि भाई उस व्यक्ति को वहां डालो जहां पे उसका क्या हो, एक्सपर्टीज हो। वही कह रहा है कि अगर वॉलंटियर का इंटरेस्ट है तो उसको वहां पे क्या करिए, अलाइन करिए विद द कम्युनिटीज एनवायरमेंटल गोल्स विदाउट रिलाइंग ऑन अथॉरिटी और रिवॉर्ड्स। सो दिस हैज टू बी द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। कितने लोगों का डी था आंसर, डी सभी का था। तो आ रहा क्या था देवी जी पीछे, डी, डी था। चलो ये आपके, चलो चलो वो पूरा नहीं आ पाएगा। सेकंड क्वेश्चन करो, व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय द टर्म रिबेलियस स्लेव्स। रिबेलियस, रिबेलियस का मतलब क्या होता है पहले बताओ, जो विद्रोह कर देते हैं, है ना। स्लेव्स का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय से था, जो बना के रखते हैं, जो विद्रोह कर देंगे। विद्रोह कर देंगे मतलब आपके पक्ष में होंगे, विपक्ष में होंगे, विपक्ष में होंगे, है ना, आपके साथ होंगे, आपको अपोज करेंगे, आपके अगेंस्ट में होंगे। सो देख लो, सो रिबेलियस स्लेव्स इन द पैसेज, एम्प्लॉयज सीकिंग लीडरशिप रोल, वो नहीं है। वर्कर्स अपोजिंग एंड अंडरमाइनिंग अथॉरिटी, दिस हैज टू बी द राइट आंसर। वर्कर्स वर हाईली मोटिवेटेड, ये भी नहीं है। लीडर्स हु फेल टू रिकॉग्नाइज देयर एम्प्लॉइज नीड्स, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाला, है ना। रिबेलियस का मतलब ही क्या होता है, जो विद्रोह करते हैं, जो अगेंस्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका आसान था। चलो ये इसमें थोड़े से ऑप्शंस लेंदी है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो चलो देखो, आप ये ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, और सभी लोग क्वेश्चन करिए, कोशिश करिए आंसर करने की इसको। ये क्वेश्चंस आपके ग्रुप में आए क्या, ग्रुप में भिजवा दें तब भी ठीक रहेगा ना, दोनों चीजें हो जाएंगी। चलो इसको आप सॉल्व करो, मैं बोल देता हूँ सर से। बढ़िया, व्हाट इज द क्वेश्चन, which of the following assessments most accurately describes the impact of new leadership theories on traditional management practices within the large organization। पहले क्या होता था कि भाई प्रेशर बहुत था, मतलब वो थोड़ा सा ना प्रेशर बना के रखते थे। नए लीडरशिप, नया आपका जो है, नया लीडरशिप पॉलिसीज में क्या है कि भैया उनको इनकरेज करिए, जो उनके अच्छा काम है उनको काम दीजिए, ठीक है, और अप्रिशिएट करिए उनको, है ना, प्रेस्टीज उनकी पे ध्यान रखिए, है ना। तो आओ देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। देखो पहला वाला, द एडॉप्शन ऑफ न्यू लीडरशिप थ्योरीज एम्फसाइजिंग एम्पैथी, बिल्कुल ठीक है, एंड इंडिविजुअल गोल्स alignment in large organization leads to a more motivated workforce and innovative management practices। ठीक है, potentially disrupting traditional, देखो उसमें लिखा भी है कि जो disrupting traditional hierarchical structure है उसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है।
सो दिस कुड बी द राइट आंसर. आगे पढ़ लेते हैं. न्यू लीडरशिप थ्योरीज प्रमोट अ स्ट्रिक्टली अथॉरिटेटिव अप्रोच. नहीं, ऐसा तो नहीं, ये तो पुराना था. ठीक है, तो ये तो नया तो है नहीं, तो ये हट गया आपका. द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू लीडरशिप थ्योरीज इज मिनिमल ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज दीज entities inherently resist changes. नहीं, न्यू में तो चेंजेस किए ना भाई. पहले क्या होता था, अप्रिशिएशन नहीं मिलता था, अब क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके किसी एक पर्सन के. मान लीजिए आपका किसी चीज पे आप कमांड है, आप उसमें एक्सपर्ट है, तो आपको उसी टास्क में उसी ग्रुप में रखा जाएगा जहां पे आपकी एक्सपर्टीज काम आ सके लार्जली जो है चीजों पे. थर्ड वाला भी नहीं हो पाएगा. न्यू लीडरशिप थ्योरीज इनकरेज दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इन मैनेजर्स विच डिमिनिशेस द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. नहीं, डिमिनिशेस नहीं करती, और क्या करती है, एनहांस करती है. तो आपका आंसर बताओ क्या हो जाएगा फिर. ए वाला हो जाएगा. सभी का आंसर ए था. ठीक है, आप लोगों को तो पैसेज ही नहीं पढ़ा होगा, यू गाइस आर लेट. आपका आंसर क्या था, ए. चलो, क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस ये है कि थोड़े से लेंथी लिखे हुए हैं, तो बस वो देखना आपको. क्वेश्चन नंबर 4 करिए सभी लोग. जिसका मतलब ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना. ऑर्केस्ट्रा वर्ड सुना है. ऑर्केस्ट्रा नाउन है, उसी का ये वर्ब है, ऑर्केस्ट्रेट. अटेम्प्ट कर लिया सबने, चेक कर लिया आंसर्स. कर रहे हो, करो करो. पैसेज पढ़ा. पैसेज, सॉरी, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या कह रहा है कि हाउ डज द ऑथर कैरेक्टराइज द रिलेशंस बिटवीन a leader's understanding of individual and group goals within a social context. तो वो यही तो बोल रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल को उस ग्रुप में डालिए जिसमें उसकी जो एक्सपर्टीज है वो वहां पे काम आ सके लार्ज लार्ज टास्क में. अब ये जहां पे ये लिखा होगा वही का आंसर हो जाएगा. अभी देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है. द ऑथर अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना. ठीक है, दैट लीडर मस्ट प्रीडोमिनेंटली अरेंज ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स ओवर पर्सनल इंटरेस्ट. पर्सनल इंटरेस्ट है कि उस बंदे का इंटरेस्ट है, उस एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है, उस एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होगा ना, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसको ऐसे ग्रुप में भेजना जिसमें उसका इंटरेस्ट और उस ग्रुप का इंटरेस्ट क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, तो लंबे समय तक वो काम कर पाए और उसके गोल्स अचीव हो. तो फर्स्ट इज एलिमिनेटेड. द ऑथर asserts दैट, ऑथर ये कहता है कि इफेक्टिव लीडरशिप हिंग्स ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पर्सनल गोल्स. पर्सनल गोल्स है या पूरा ग्रुप गोल होता है, ग्रुप गोल होगा. आगे, द ऑथर कंटेंट्स दैट द लीडरशिप इफिकेसी, इफिकेसी का मतलब लिख लीजिएगा होता है इफेक्टिवनेस, है ना. इफिकेसी मतलब होता है इफेक्टिवनेस, है ना. इफिकेसी ऑफ दिस मेडिसिन मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेडिसिन. ठीक. सो द ऑथर कंटेंट्स दैट लीडरशिप इफिकेसी इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन एनहांसिंग पर्सनल कैपेबिलिटीज टू इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश. इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश करना है,
या क्या कहते हैं पर्सनल कैपेबिलिटीज को क्या करना है, एनहांस करना है या कलेक्टिवली देखना है? कलेक्टिवली देखना है, लीडरशिप तो यही होती है। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या है, डी है ना। द ऑथर implies that a leader's effectiveness is intricately tied to their nuanced comprehension of, यहां से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ये नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, of aligning individual aspiration with the collective aims, thus facilitating a harmonious pursuit of shared objective। मतलब जिसमें उस पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन का भी ऑब्जेक्टिव है, उसकी स्किल्स हैं, और किसका भी है, उस ग्रुप का भी है, तो उसी के लिए शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कितने लोगों का डी था, एक दो तीन, आपका क्या था, बी, सी, बी। चलो ये तो ऐसे ही बता दो, ये दोनों तो ऐसे ही हो जाएंगे। विच टोनल क्वालिटी मोस्ट एक्यूरेटली इनकैप्सुलेट, अरे कुछ मिला के बताना टोन कौन सी है ना। अब लैंग्वेज को और ब्यूटीफाई कर दिया है। विच टोनल क्वालिटी, ये लिखे हुए हैं ऑप्शन, विच टोनल क्वालिटी मोस्ट एक्यूरेटली इनकैप्सुलेट्स द ऑथर एक्सप्रेसिव मोडालिटी थ्रू आउट द पैसेज। अब देखो, यूफोरिक का मतलब होता है बहुत खुश, अम्यूज का मतलब भी क्या होता है, बहुत खुश, है ना, एक्स्ट्रा खुश। तो क्या यहाँ पे बहुत खुश है वो, नहीं है ना। इसका मतलब नहीं पता होगा। डेरिसिव का मतलब होता है मॉकिंग, मॉक करना, किसी को चिढ़ाना, ठीक है। तो वो किसी को चिढ़ा रहा है क्या, नहीं चिढ़ा रहा, है ना। किसी का मजाक बना रहा है क्या, नहीं मजाक बना रहा। वो क्या है, क्रिटिकल है, क्रिटिकली क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है ना। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रिटिकल हो जाएगा। और इसका तो मैंने आंसर आपको बीच में ही बता ही दिया था। Which literary device is most prominently utilized by the author to augment, augment का मतलब होता है increase करना, है ना, बढ़ाना। जो पैसेज की एक्सप्रेसिवनेस है उसको बढ़ाने के लिए ऑथर ने क्या यूज किया है, हाइपरबोल, ओनोमोटोपिया तो नहीं हो सकता है। ओनोमोटोपिया तो किससे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है। हाइपरबोल का मतलब होता है एग्जैगरेट करके चीजों को बताना, है ना, अतिशयोक्ति। रही बात मेटाफर का, तो ऐसा कहीं कंपैरिजन है नहीं, दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहा है उधर, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, एनालॉगी हो जाएगा, ठीक है। ऑगमेंट का मतलब इंक्रीज करना होता है। इफ यू फाइंड दिस वर्ड यूजफुल यू कैन नोट इट डाउन, ठीक। सो आउट ऑफ 6 कितने सही हुए तुम्हारे, 5 तुम्हारे, एक गलत, 5 5 5, एक तो गलत हुआ सबका, है ना। चलो नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पैसेज की 2 पैरा हैं पहले, फिर इसके बाद देखते हैं, तो आप लोग पहले पढ़ लीजिए इसको। अपना कर तो उसको अपना करने दे। हम्म? अभी
थर्ड पैरा आया नहीं, 1 मिनट देख लूंगा मैं, तब तक आगे बढ़ो। इसी का थर्ड पैरा ना। फर्स्ट पैरा पढ़ लिया सब लोगों ने? फर्स्ट पैरा पढ़ लिया? थर्ड पैरा विच लाइन? मुझे दिख ही नहीं रहा कहाँ पे। हो गया? थर्ड वाला भी, सेकंड वाला पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया सबने? फोर्थ वाला ये और पढ़ लो, फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग। हो गया? पैसेज पढ़िए सबने? ठीक है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं साथ में। इसमें फिर देखते हैं क्या कहानी है। द इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट डेट्स बैक। डेट्स बैक का मतलब फ्रेज है, इसका मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है, रिकॉल करना। द इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट डेट्स बैक, रिकॉल्स टू द एंड ऑफ द 19th century. In 1947, the United Nations adopted Resolution 8181, known as the Partition Plan, which sought to divide the British Mandate of Palestine into Arab and Jewish states. ठीक है, ये हुआ उस दिन। On May 14, 1948, the State of Israel was created. 1948 में State of Israel create हुआ, sparkling the first Arab-Israel war.
तो वॉर भी हो गया. द वॉर एंडेड इन 1949 विद इजराइल्स विक्ट्री, but 7,50,000 Palestinians were displaced and the territory was divided into three parts. कौन कौन सी? The state of Israel, West Bank of Jordan River के पास, and the Gaza Strip. अभी आपने बड़ा कॉमन सुना होगा गाजा पट्टी के बारे में, जब बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, उसी से रिलेटेड. Over the following years, tensions rose in the region, particularly between Israel and Egypt, Jordan and Syria. Following the 1956 Suez Crisis and Israel's invasion of the Sinai Peninsula, Egypt, Jordan and Syria signed mutual defense pacts in anticipation of a possible mobilization of Israeli troops. तो उन्हें लगा कि ये यहाँ पे भी आ जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, तो उन्होंने अपना एक डिफेंस पैक्ट को क्या कर लिया, साइन कर लिया. In June 1967, following a series of maneuvers का मतलब होता है tactics, tricks, है ना, by Egyptian President Abdel Gamal Nasser, Israel preemptively attacked Egyptian and Syrian air forces, starting the Six-Day War. After the war, Israel gained territorial control over the Sinai Peninsula and Gaza Strip from Egypt. तो इसके बाद ये इसके अंडर में चला गया. The West Bank and East Jerusalem from Jordan and the Golan Heights from Syria. तो इसराइल ने सब भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया. ठीक. 6 years later, in what is referred to as the Yom Kippur War or the October War, Egypt and Syria launched a surprise two-front attack on Israel. तो इजिप्ट भी इधर से मारा, उधर से कौन मारा, सीरिया मार रहा है. क्या करने के लिए? टू रीगेन देयर लॉस्ट टेरिटरी, जो इसराइल ने छीन लिया था उनको वापस चाहिए. द कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट गेन्स फ्रॉम इजिप्ट. तो इजिप्ट को तो कुछ खास मिला नहीं, इसराइल और सीरिया किसी को भी कुछ खास मिला नहीं. बट इजिप्टियन प्रेसिडेंट Anwar al-Sadat declared the war a victory for Egypt as it allowed Egypt and Syria to negotiate over previously ceded territory. जो पहले से टेरिटरी को सीड कर लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था, तो उस पर क्या हुआ, निगोशिएशन हुआ. तो उसको लगा कि भाई नहीं, हमने तो इसमें क्या कर ली, फतेह हासिल कर ली, सो हमने जीत गए. उसको घोषित कर दिया कि हम लोग जीते. फाइनली इन 1979, following a series of ceasefires and peace negotiation, representatives from Egypt and Israel signed the Camp David Accord. Accord का मतलब होता है क्या, अग्रीमेंट, सहमति. A peace treaty that ended the 30-year conflict between Egypt and Israel. तो ये सब हो गया, उनके बीच में सब सुलह वगैरह हो गई. Factionalism among the Palestinian flared up. देखो फैक्शनलिज्म का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर एक और छोटा सा ग्रुप बन जाए, ठीक है, और उनके विचार थोड़े, जो बड़ा ग्रुप है उससे क्या है, थोड़े से क्या है, डिफरेंट है. उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, हम लोग क्या बोलते हैं, गुटबाजी करना, है ना. एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर भी कुछ ग्रुप क्या बन गया, पर उन लोगों के विचार क्या नहीं कर रहे, थोड़े से भिन्न है, मैच नहीं कर रहे. ठीक है. Factionalism among the Palestinian flared up when Hamas won the Palestinian Authority's parliamentary election 2006, deposing long-time majority party Fatah, which gave Hamas a political and militant movement inspired by the Palestinian Muslim Brotherhood. Control of the Gaza Strip मिल गया. Gaza is a small piece of land on the Mediterranean Sea that borders Egypt to south and has been under the rule of semi-autonomous Palestinian Authority since 1993. तो semi थी, मतलब पूरा कंट्रोल तो नहीं था. The United States and the European Union, among others, did not acknowledge Hamas electoral victory. तो उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखता था कि जीते नहीं जीते. In the Gaza Strip, as the group has been considered a terrorist organization. Hamas ग्रुप के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है, जो भी लड़ाई चल रही थी. By Western government since the late 90s. तो वेस्टर्न गवर्नमेंट जो मतलब यूरोपियन यूनियन हो गया आपका, जो आपका यूएसए हो गया, ये इसको कैसा मानता था, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता था. तो वो विक्ट्री क्या है, क्या उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक. चलो, तो अब आप देखिए जरा, बहुत आसान से क्वेश्चंस भी हैं. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हमास इन द वेस्टर्न स्फीयर इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन. तो हमास को क्या मानते थे लोग, टेररिस्ट ग्रुप मानते थे. तो इट इज कंसीडर्ड अ लेजिटिमेट पार्टी. लेजिटिमेट पार्टी है क्या, नहीं है. इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू बीइंग अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो आई गेस यही आपका आंसर होगा, है ना. चलो, तो ये आपका 7th का हो जाएगा, बी. 8th का देख लो. व्हाट इज द करेक्ट ईयर इन विच द टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल वाज एक्चुअली राइटफुली ऑक्युपाइड द क्रिएशन. हाँ, 49 नहीं था ना, क्या था 49 नहीं था, 49 नहीं था. चलो आगे देखो. चलो अब ये बताइए, इसको आप पढ़िए जरा ध्यान से. इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन है. विच ऑफ दीज इज नॉट एन इन्फ्रेंस. जो इन्फ्रेंस नहीं है.
जो इन्फ्लुएंस नहीं है, इधर देख ले भाई, इधर पढ़ ले। अच्छा, इसमें से अगर आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन इफ यू हैव टू एलिमिनेट वन ऑप्शन विच वुड बी द इजीएस्ट, ए भी है और क्या भी है, डी भी है। डी में कहीं भी नहीं मेंशन है, और पैसेज में कहीं भी नहीं मेंशन है कि ये किससे जुड़ा क्या है, वाटर बॉडी कहीं भी मेंशन नहीं है। सो वी डू नॉट नो अबाउट एनीथिंग, जिसके बारे में जानते नहीं है उसको आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। द टेरिटरी नेम्ड इसराइल वाज अ सब्जेक्ट ऑफ अ ब्रिटिश मैंडेट प्रायर टू क्रिएशन, ये भी आप क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब क्या बचे, दो। अच्छा, ये सी में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्ड्स इन कैंप डेविड, अकॉर्ड हुआ था कैंप डेविड का, डिड नॉट इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व नहीं था क्या, इन द वर्किंग गवर्नमेंट ऑफ पैलेस्टीन, था या नहीं था, था भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। द वेस्टर्न कंट्रीज रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गाजा, तो नहीं, वेस्टर्न कंट्री रिकॉग्नाइज कहाँ किया, रिकॉग्नाइज उन्होंने तो हमास को मना कर दिया ना, कि हम उसको क्या मानते हैं, हमास को क्या मानते हैं हम लोग, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, तो फिर वेस्टर्न कंट्री ने लिखा ही था लास्ट में, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन कंट्रीज, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज डिड नॉट एक्नॉलेज हमास इलेक्टोरिकल विक्ट्री इन द गाजा स्ट्रिप, बिकॉज उनको क्या कंसीडर किया जाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यही तो हम अब यहाँ पे जो बोला गया नाइन्थ के बी में कि वो लोग उनको रिकॉग्नाइज करते थे, तो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, तो ये इन्फ्लुएंस हमारा सही नहीं होगा, हेंस योर आंसर विल बी बी। चलो, ये तो बहुत आसान है यार, है ना। What was the name of the war which gave territorial control of the Gaza Strip in Israel's hands? बताओ क्या था वो, 6 day war था, ठीक है। What is the style and tone of the passage? एक्सपोज कर रहा है कोई, क्या एक्सपोजिटरी है या एक्रेबिक है, अब ये मैं बता दूंगा तो आंसर नहीं बता दोगे, नहीं ऐसा भी नहीं है ना भाई, ऐसा नहीं है। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है जो पर्पस बताता है पैसेज का, है ना, डिस्क्राइब करता है, वो टोन तो वैसे भी नहीं है। एक्रेबिक का मतलब होता है वेरी शार्प, वैसे क्या होता है, वेरी शार्प। तो रिफ्लेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव होगा, ये बता दो, इन दोनों में होगा, ऑब्जेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव कहाँ है ना। चलिए, ये तो भी आसान है आपका, गेस विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज इन्वॉल्वड इन द प्रीकर्सर टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इजराइल, वो क्या था, यूनाइटेड नेशंस, यूनिफॉर्म, अरे यार इसमें तो एक ही है, द यूनाइटेड नेशंस, तो ये तो आसान, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा इजी कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। ये सारे सही होंगे, हाँ, हाँ ये तो खैर, इसमें कितने कितने थे, 7 से 12, 5-6 क्वेश्चन थे, कितने सही हुए तुम्हारे, ये तो सारे, कौन सा वो टोन वाला, हाँ भाई, और बोतलें ले ले तो चार और हो तो जो, नहीं वो रहने दे भाई, मैं कर लूंगा डू नॉट टेक पेंस। तुम्हारे कितने सही थे, तुम्हारे एक गलत था, ऑब्जेक्टिव टोन थे आपके, सारे सही थे। चलो, चलिए नेक्स्ट पैसेज, तुम्हारे कितने सही थे, किए थे तुमने, तुम तो उधर देख रहे थे, क्या कर रहे थे, नहीं पी वाई क्यों रही तुम्हारे, तुमने किए थे, सही से बताओ, 4 सही। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, बता दो, व्हाट इज द पर्पस, एक्सपोजिटरी यूज करो। तुम्हें जो एग्जाम देना उसमें इंग्लिश आनी है कि नहीं आनी, जो तुम्हें एग्जाम देना है उसमें इंग्लिश आएगी कि नहीं आएगी, पैसेज भी आएगा, तो कर ले भाई थोड़ा सा, है ना, थोड़ी देर की बात है, बस 1 घंटे और, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा, तो भी चले जाना, ठीक है। आपको बहुत थोड़ा अगर स्पीड से भी पढ़ना है तो ग्रुप में पीडीएफ आ गया है, तो जल्दी जल्दी पढ़ना चाहें तो उससे ही पढ़ सकते हैं।
भाई तू क्या कर रहा है? पढ़ ले। ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना है तो उसमें भी लिख ले, तेरे ग्रुप में भी आया हो। ले फिर भाई, पढ़। उसे सिर्फ लास्ट पैराग्राफ पढ़ के हो सकता है कि जब वो वैसे भी पढ़ते चले जाते हो ना तो एक को समझ में आ जाएगा कि क्या है, मतलब क्रिटिकली मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, वो चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाती हैं। बाकी कुछ वर्ड्स जैसे भी बताया, डेरिसिव का मतलब जैसे मॉकिंग होता है वो ध्यान रखिए, एक्रेबिक का मतलब बहुत ही शार्प कमेंट को करना होता है। तो ये वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, कहीं ये मिलते हैं तो अगर वैसा कुछ है तो फिर वो आंसर हो जाएंगे। अभी तुम लोगों की मैथ्स की क्लास हुई थी क्या? अलजेब्रा पढ़ा तुम लोगों ने? मैथ्स की क्लास कब हुई थी तुम लोगों की? अलजेब्रा की क्लास हुई थी क्या अभी कुछ दिन पहले? वर्ड्स? कौन से वर्ड्स?
पढ़ के बोलो क्या लिखा हुआ है। बहुत जल्दी गिव अप नहीं कर देते हो, बहुत जल्दी गिव अप नहीं कर देते हो। सिनिकल, जो हमेशा डाउट करता है, द वन हु ऑलवेज डाउट्स। हिंदी में बोल दो संदेह। हाँ, इनकैप्सुलेट मतलब कवर करना, पूरी चीज कवर कर लेना। संदेह जो करता है उसे बोलते हैं सिनिकल, सक्की। पढ़ लिया क्या तुमने भाई पैसेज है? आप ये तक पैसेज है? हाँ चलो, पढ़ लिया पैसेज सबने? और देखते हैं क्या है कहानी इसमें भैया, क्या ऐसा पैसेज है इसमें। ऑफन, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, और पहले से। चलो देखो, वी मे बी ग्रेट लवर्स ऑफ ब्यूटी, है ना, सीइंग इट इन द पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स अराउंड अस while completely missing it in ourselves। तो ये कह रहा है कि हम लोग ग्रेट लवर ऑफ ब्यूटी हो सकते हैं, जो हम लोग बाहर ही देखते हैं बट अंदर नहीं देख पाते, ठीक है, जो खुद में नहीं देख पाते वो है। सम ऑफ अस फील दैट इट इज वेन, वेन मतलब व्यर्थ है ना, बेकार है। इट इज वेन टू कंसीडर आवर अपीयरेंस टू मच, और वी मे फाइंड दैट व्हेन वी लुक एट आवरसेल्फ ऑल वी सी आर इम्परफेक्शन, है ना। तो हम लोग को क्या लगता है कभी कभी कि भाई हम जब देखते हैं खुद को, खुद के बारे में सोचते हैं, लगता है कि यार सब कुछ क्या है, बेकार है, इम्परफेक्ट है। बाहर तो अप्रिशिएट करना जानते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा आदमी है, ये सब बढ़िया है, बट व्हाट अबाउट आवर ओन सेल्फ, खुद के बारे में ऐसा कुछ हमारे थॉट्स हैं नहीं। ये पैसे शायद उसी के बारे में। समटाइम्स वी सी आवर ब्यूटी इन अ शैलो वे, noticing how well we are conforming to social norms but failing to see the deeper beauty that shines out from within। तो हम लोग और सैलो तरीके से देखते हैं। सैलो मतलब क्या होता है, खोखला, है ना, नॉट हैविंग डेप्थ एंड ऑल। नोटिसिंग हाउ वेल वी आर कन्फॉर्मिंग टू सोशल नॉर्म, मतलब सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंग तो चल रहे हैं, कि मतलब कहने का मतलब सोसाइटी की तरह तो आप चल रहे हो, तो बहुत अच्छा चल रहे हो, बट हम लोग भूल जाते हैं, बट फेलिंग टू सी द डीपर ब्यूटी जो हमारे अंदर से आती है, डीपर ब्यूटी दैट शाइन्स आउट फ्रॉम विद इन। ठीक है, तो कुल मिला के सेल्फ लव वाली कहानी है इसमें कुछ। इफ वी सिंपली अप्रिशिएट हाउ ब्यूटीफुल वी आर, we free up so much energy, we also become less dependent upon the opinions and feedback of others since we became our own greatest admirers। तो जो हम ये करते हैं तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है ना, भाई आप क्या सोचते हो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग खुद अपने क्या है, एडमायर, एडमायर मतलब जो प्रशंसा करता है। Often after a great yoga practice or a long deep meditation, we are more able to see how beautiful we are। ठीक है, दिस इज बिकॉज वी हैव रिलीज सम ऑफ आवर बैगेज, thus unburdening ourselves and summoning forth the spirit that dwells within us। ठीक है, तो ये आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है, बट आप इसेंस समझो पैसेज का कह रहा है कि जैसे अगर आप एक बहुत लंबा योग प्रैक्टिस सेशन कर लें, है ना, डीप मेडिटेशन कर लें, तो हमें लगता है कि यार हम वी आर एबल टू सी हाउ ब्यूटीफुल आर, है ना, क्योंकि हम लोग बैगेजेस को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और अनबर्डन करते हैं अपने आप को, है ना। सबके पास बहुत सारे बर्डन्स होते हैं ना, एग्जाम भी निकालना है, ठीक है, ये भी करना, वो भी करना है, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर देयर, घर का भी देखना है, और जो हमारे अंदर है हम उससे कनेक्शन करते हैं, मतलब आर सोल। टू कीप आर सेल्फ इन टच विद आर ओन ब्यूटी, वी कैन सराउंड आर सेल्फ विद इमेजेस। द बेस्ट वे दो इज टू कीप लुकिंग डीपली इन टू आर ओन सेल्फ। ठीक है, तो सबसे आसान या सबसे बेस्ट वे है कि खुद के अंदर झांकिए, है ना। इज लविंग वन सेल्फ सेल्फिशनेस, अभी क्वेश्चन आया है। इज सेल्फ लव डिमीनिंग, क्या ये बेकार है, क्या ये सेल्फलेस सेल्फिश चीज है? इट नेवर इज, ये कभी नहीं हो सकता। वी आर केपेबल ऑफ लविंग अदर्स व्हेन वी लर्न टू लव आवरसेल्फ। हम लोग तभी दूसरे को जो है देख पाएंगे, समझ पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे, जब खुद को अप्रिशिएट करेंगे, खुद से जो है प्यार करेंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब वही है, व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ ओनली देन विल यू बी एबल टू लव अदर्स, और विल यू ओनली देन will you be able to see beauty in others, है ना, appreciate them। Love also begins at home and it blossoms through self love। If the key to wisdom is to know thyself, मतलब खुद का, ये तो पुरानी लैंग्वेज है ना, शेक्सपियरियन लैंग्वेज थी thyself वाला। ठीक है, अगर
की टू विजडम क्या है? टू नो वन सेल्फ, द एसेंस ऑफ यूनिवर्सल लव लाइज इन लविंग वन सेल्फ। इट इज नॉट नैर्सिसिज्म। नैर्सिसिज्म देखो अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुमने वो मूवी देखी है कभी खुशी कभी गम? देखी होगी, है ना, नाम सुना होगा। उसमें करेक्टर नहीं आता करीना कपूर का, पू, है ना? तो वो उसका वो पेट डायलॉग क्या है, वो ये कौन था जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? तो पू नैर्सिसिस्ट है। नैर्सिसिस्ट का मतलब होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव का डिग्री बहुत ऊपर चला गया, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना कि मैं नहीं तो कौन बे। ये वाला चला, हाँ मैं ही हूँ जो हूँ, अहम ब्रह्मास्मि टाइप का, है ना? तो ये नैर्सिसिज्म है। ये जो है बड़ा खतरनाक बीमारी, ये लोगों को बहुत हो जाती है। किसके पीछे? हाँ, तो वहाँ से ग्रीक ग्रीक मैथोलॉजी से वर्ड है। और दूसरी बात ये कि ये लगता नहीं है, बट धीरे धीरे बीमारी डेवलप हो जाती है। सबको लगता है कि नहीं है, मैं हूँ तो ठीक है, नहीं कुछ नहीं है, मैं मर जाओगे कहीं किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, मैं मर जाऊंगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, 4 दिन के बाद सब भूल जाता है आदमी, ठीक है। तो ये सब छोड़ दो। इट इज द सब्लिमेशन ऑफ लव। अब देखो ये वर्ड तुम्हें पता चल रहा होगा, गोइंग फ्रॉम वंस ओन सेल्फ। बॉर्जियो का मतलब होता है किसी चीज का रैपिडली बढ़ना, तो लिख लो नहीं पता तो, BURGEON, इसको प्रोनाउंस करते हैं बॉर्जियो। इट्स अ फ्रेंच वर्ड, तो उनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। बॉर्जियो मीन्स मतलब तेजी से बढ़ना। तो वही कह रहा है कि इट इज द सब्लिमेशन ऑफ लव, जो कहाँ से बढ़ता है? फ्रॉम वन ओन सेल्फ, खुद से जो है बढ़ता है, जो इंक्रीज होता है। इट इज द फर्दरेंस ऑफ सेल्फ इनटू सेल्फ। ठीक, बड़ी डीप बातें करी गई हैं इसमें, खैर चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। द होल वर्ल्ड दैट वी गेट टू सी एंड फील इज आवर ओन रिफ्लेक्शन। फील में एफ गायब हो गया यहाँ का, ठीक है। तो जो वर्ल्ड को हम देखते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वो हमारा खुद का रिफ्लेक्शन होता है। वो नहीं कि जैसे हम हैं वैसे ही हमें सब चीजें दिखाई देती है। इट इज आवर मैनिफेस्टेशन, ऑल इट्स क्रिएशंस आर आवर एक्सटेंशंस, ठीक है। आदि शंकरा शेष कहते हैं, ये तो संस्कृत लिखा हुआ है, जगत सेवा अद्यापि अभासम, ठीक है, संस्कृत लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि द वर्ल्ड इज आर रियलाइजेशन, जैसा हम खुद हैं वैसा ही हमें क्या दिखाई देगा? वर्ल्ड दिखाई देगा। टू लव वन सेल्फ इज टू नो वन सेल्फ, ठीक है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ डीपर विजडम दैट वी ऑल हैव, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव फेसेट्स। फेसेट्स का मतलब होता है एस्पेक्ट, पहलू, ठीक है, एंड फीचर्स। इफ वी कैन लव आवर सेल्फ सो डीपली डिस्पाइट आवर इम्परफेक्शंस, अगर हम लोग अपने आप को लव कर पाए डिस्पाइट कि हमारे अंदर बहुत सारे क्या है? इम्परफेक्शन है, नोबडी इज परफेक्ट, राइट? Why can't we extend the same love to others who also have some negative as well as positive qualities? ठीक है, अगर हम इस काबिल हैं, if we are capable of loving ourselves despite some imperfection, that we know कि यार ये मेरी आदत ठीक नहीं है, या मैं इसलिए अच्छा नहीं हूँ, मतलब इस काम पे मैं अच्छा नहीं हूँ, या मेरी आदत ठीक नहीं है, फिर भी हम कहते नहीं ठीक है यार बढ़िया काम चल रहा है। तो वो जो आप कर रहे हो ना, जो आप अपने साथ कर रहे हो, वो दूसरों के साथ क्यों नहीं कर सकते? कि आप अपने आप को लव कर रहे हो ये जानते हुए कि मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, तो यार दूसरे के साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो शायद वो काम अच्छा ना करता हो, ठीक। वाई कांट सेम है। सो सेल्फ लव इज नॉट ईगो, इट इज द सीड ऑफ ट्री ऑफ लव। अ ट्री विल हैव नो एग्जिस्टेंस विदाउट अ सीड विच इज इन वन सेल्फ, जो खुद में ही होता है, खुद में समाहित होता है। यूनिवर्सल लव रिमेन्स इन बुक एंड आइडियाज अंटिल वन इज इन लव विद वन सेल्फ। व्हेन द बुद्धा वाज इन डीप समाधि, कॉन्टम्पलेशन, देखो कॉन्टम्पलेट का मतलब होता है टू थिंक वेरी डीपली, इसको लिखिए जरा, वर्ड अच्छा है। कॉन्टम्पलेशन का मतलब होता है टू थिंक वेरी डीपली। एक तो इसका यार ये खुलता नहीं है भाई, ये आया, मैं लिख देता हूँ। कॉन्टम्पलेट, ठीक है, एक और वर्ड लिख लीजिएगा, ये हो गया कॉन्टम्पलेट हो गया। एक वर्ड है आपका पॉन्डर। पॉन्डर का ये मतलब होता है टू थिंक वेरी डीपली, टू थिंक वेरी डीपली। और फिर एक और वर्ड मैं बता देता हूँ आपको, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड है, रूमिनेट, है ना? रूमी से बना हुआ है, रूमी को जानते हो? रूमी दरवाजा नहीं, रूमी फिलोसफर, सूफी संत थे बहुत पुराने, है ना? तो ये वर्ड हो गया रूमिनेट, उन्हीं के नाम पे वो रूमी वूमी जो भी आजकल पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी है, उन्हीं के नाम पे। रूमिनेट का मतलब भी होता है टू थिंक डीपली। सो दीज आर द वर्ड यू कैन लर्न। और भी इसमें देखते हैं, वो वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉर्जियो। बॉर्जियो का मतलब क्या था बताओ?
रैपिड इंक्रीज है ना, रैपिड इंक्रीज, ठीक है। रैपिड इंक्रीज के लिए मैंने कुछ और वर्ड्स बताए थे आपको, आई गेस इन वन ऑफ द सेशंस दैट वी हैव हैड। तो मुझे कोई बताएगा? ये लिख लिया सबने वर्ड्स? कॉन्टम्पलेट, कॉन्टम्पलेट के दो मीनिंग भी होता है, एक तो ये होता है टू थिंक डीपली, एक होता है इसका स्क्रूटनी करना। क्या करना? स्क्रूटनी करना। स्क्रूटनी समझते हैं आप लोग? किसी भी चीज में बहुत डेप्थ में ध्यान से चीजों को देखना। हाँ, छानबीन तो इन्वेस्टिगेट हो जाता है, बट हाँ ठीक कह सकते हैं। ठीक है, छानबीन कह लो। चलो, ये लिख लिया ये वर्ड्स, ठीक है। तो कॉन्टेम्पलेट के दो मीनिंग होते हैं, समटाइम्स यू विल गेट टू सी द वर्ड हैविंग द मीनिंग ऑफ स्क्रूटनी, एंड समटाइम्स यू विल गेट टू सी द वर्ड हैविंग द मीनिंग ऑफ टू थिंक वेरी डीपली। यहाँ पे तो डीपली के सेंस में, थिंक करने के सेंस में। और मैं इस पे हम बात कर रहे थे बॉर्जियो पे, ठीक है। देखो बॉर्जियो हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसके बाद एक वर्ड हमने डिस्कस किया था, इफ यू कैन रिकॉल इट, प्रोलिफरेट। हाँ, इसका मतलब ये होता है किसी चीज का तेजी से बढ़ना, रैपिड इंक्रीज, ठीक है। अगर आप मशरूम वर्ड को यूज कर रहे हो एज अ वर्ब, सॉरी, मशरूम, वैसे अगर एज अ नाउन यूज करोगे तो वो वेजिटेबल होता है, बट एज अ वर्ब यूज करोगे तो उसका मतलब भी क्या होता है? रैपिड इंक्रीज ही होता है, ठीक है। ये वर्ड लिख लीजिए भाई, बॉर्जियो तो लिख ही लिया होगा, प्रोलिफरेट लिख लो, मशरूम लिख लो। एक वर्ड बीच में आया था लास्ट पैसेज में, ऑगमेंट, है ना, ऑगमेंट। इसका मतलब ये होता है इंक्रीज करना, इसका मतलब ये होता है इंक्रीज करना, ऑगमेंट, ऑगमेंटेशन, इंक्रीज। और ये ऑगमेंट है, आर्ग्यूमेंट मत पढ़ने लगना इसको, ठीक है। डोंट ऑगमेंट द आर्ग्यूमेंट। डन, लिख लिया, ठीक है। प्रोलिफरेट, मशरूम, ऑगमेंट, बॉर्जिया, है ना। अभी इसको बर्जिया पढ़ते हैं, फ्रेंच वर्ड है तो ऐसा ही उसका मीनिंग, मतलब प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है। फ्रेंच का प्रोनाउंसिएशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देयर आर मैनी वर्ड्स जो फ्रेंच लैंग्वेज के होते हैं और यूज होते हैं कहाँ पे? इंग्लिश में यूज होते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ, चलो वर्ड्स ही बता देता हूँ। देखो जैसे आपने ये वर्ड देखा होगा ना, डेजा वू, तो है ही है। ऑन रूट, ऑन रूट का मतलब रास्ते में हूँ, रास्ते में हूँ, ठीक है। तो ये भी किससे बना हुआ है? फ्रेंच वर्ड ही है। डेजा वू, क्या मतलब होता है डेजा वू का? सिमिलर सिचुएशन को ऐसा लगना कि मैं यहाँ पे हो चुका हूँ या फील कर चुका हूँ, ठीक है। चलो ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। मैं आपको कुछ बताता हूँ और अच्छे वर्ड्स देख लो, शायद आपको काम आ जाए। किसका? अच्छा चलो मैं और वर्ड्स बताता हूँ, देखो जैसे समझिएगा थोड़ा सा। अरे, जैसे मान लो कि अगर छोटी सी गलती है तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मिस्टेक, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया। गलती थोड़ी बड़ी हो गई। अच्छा देखो, एक इनफॉर्मल वर्ड है जिसका फॉर्मली यूज नहीं करते, इनफॉर्मल है, मतलब बातचीत करने में यूज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज इन इनफॉर्मल लैंग्वेज, जैसे मेल राइटिंग है या लेटर वगैरह लिख रहे हो, उसमें मत यूज करना, उसके लिए मिस्टेक ही ठीक है। ब्लूपर, गलती थोड़ी बड़ी हो गई तो हो गया ब्लंडर, ठीक है। अब अगर तुम पापी हो गए हो, है ना, गलती करते चले जा रहे हो, अब कहाँ हो गए? पापी हो गए। तो वर्ड क्या होता है? फेलनी। फेलनी का मतलब होता है जब आपका इन्वॉल्वमेंट किसमें हो जाए? क्राइम में, है ना। तो इसी देखो, फेलनी वर्ड से बना है वर्ड फेलोनियस। तो फेलोनियस का मतलब होता है इन्वॉल्व इन क्राइम। एंड देन फेलनी से ही एक और वर्ड बना है फेलन, इसका मतलब होता है क्रिमिनल। क्या होता है? ठीक है, क्रिमिनल, ठीक है। तो फेलनी ध्यान रखिएगा वर्ड। अब मिस्टेक से रिलेटेड ही एक वर्ड है, चलो इसको प्रोनाउंस करके बताओ पहले।
FAUX, थोड़ा सा ये हाई, क्या पढ़ेंगे, वो जो दिख रहा है वो है नहीं। अच्छा देखो, एक्चुअली इट्स अ फ्रेंच वर्ड, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेंच में क्या होता है, हालांकि इट इज नॉट अ क्लास ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जो लास्ट लेटर होता है वो हमेशा साइलेंट होता है। अब जरा एक्स और एस को जो है कर दीजिए साइलेंट, अब इसको प्रोनाउंस करिए। फूफा, फूफा नहीं है वे, फूफा। हाँ, हाँ वही वही वही। हाँ तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं सुना होगा। फूफा का मतलब होता है एक ऐसी मिस्टेक जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है ना। सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट अ सोशली अनएक्सेप्टेबल मिस्टेक इज व्हाट फौपा इज, ठीक है। लिख लो इसको भी, फौपा को भी लिख लो, और फेलेंडी भी लिख लो, है ना। अरे एंड क्या बताया था मैंने, सोशली अनएक्सेप्टेबल मिस्टेक, ऐसे लिख लो। बड़ी भारी गलती जिसको मान्यता नहीं दी जाती, मान्यता इन द सेंस एक्सेप्टेंस नहीं मिलता कि नहीं भाई क्यों कर दिया। हो सकता है कानून में कोई प्राविधान ना हो उसके लिए, बट सोसाइटी इज नॉट गोना एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, दिस इज व्हाट फौपा। एंड अगर आप प्रोनाउंसिएशन भूलेंगे तो मेक श्योर कि इसके आगे अपना प्रोनाउंसिएशन भी लिख ले, सो दैट जब भी आप दोबारा पढ़े तो उसको फाउक्स पास मत पढ़ ले, एंड इट विल साउंड वेरी वियर्ड। और लिख लिए वर्ड्स, चलो। चलो, एक दो फ्रेंच वर्ड मैं और बताता हूँ जो कॉमनली आपको पैसेज वगैरह में या आपकी रीडिंग में मिल जाएंगे। हाँ, फैक्ट जो प्रेजेंट किए जाते हैं उसको बोलते हैं। हाँ, चलो, प्रोनाउंस दिस वन। Well, let me tell you, it is the name of the annual fest of IIT Delhi as well. Rendezvous। एक तो फ्रेंच वर्ड है तो पहले चलो इसको तुम साइलेंट कर लो। एक दो मैं चीज़ें बता देता हूँ, बट हाँ उसको मैं इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको बता दूंगा, बस भूल जाना है इसको, ठीक है। देखो फ्रेंच में क्या होता है, जब भी एम और एन के पहले क्या आता है, वॉवेल, तो उसमें ओ का साउंड आता है। क्या सुना रहा है भाई उसको, किसका। हाँ तो फोपा तो होता ही है, ठीक है। ओह शांत रहो, जब भी एम और एन के पहले फ्रेंच में वॉवेल आता है तो ओ का साउंड आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है, एन के पहले वॉवेल ओ का साउंड आएगा, ये जेड है, लास्ट लेटर है, ये लास्ट लेटर है क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। सो इट विल बी प्रोनाउंस रॉन्देवू। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, रॉन्देवू, बोल के बताओ। रॉन्देवू नहीं रोंदना नहीं किसी को, रॉन्देवू है ना। फ्रेंच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, डू नॉट डू ऐसी तैसी ऑफ दैट, है ना, तो मेक श्योर। रॉन्देवू, रॉन्देवू, हाँ। रॉन्देवू का मतलब होता है मीटिंग प्लेस। ये लिखो, रॉन्देवू मीन्स अ मीटिंग प्लेस, है ना। मीटिंग प्लेस जहाँ जनरली आप लोग मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं। जैसे आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, जैसे आपके अपने दोस्त से कन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहाँ है यार भाई, कहता मिलता हूँ थोड़ी देर में, तो कहाँ मिलेगा, आई सी यू एट रॉन्देवू, मतलब वेयर वी जनरली और यूजुअली मीट। अब उसको समझ में नहीं आएगा, वो अलग बात है कि क्या बोल रहा है ये हाँ तो ही विल से कि, अब दोस्त लोग कैसे बोलते हैं तो पता ही है कि आप जो है कैसे कैसी इस भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं, ये है ना। ये भाषा नहीं चलती, इंग्लिश इंग्लिश दोस्तों में नहीं चला करती, और ये तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और अगर आपने ये शब्द बोल दिया तो मैं ऑन कैमरा में बता नहीं सकता हूँ कि वो क्या बोलेगा ठीक है। हाँ, तो आप इमेजिन कर लो। हाँ, हाँ तो मेक योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन कि वो क्या बोल सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस 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 बस, इस डिस्कशन करेंगे बाद में आफ्टर द क्लास, बताना क्या बोलेगा, ठीक है एक और वर्ड है, नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, जिसका यूज बहुत है, मतलब आपको पैसेज वगैरह में मिलेगा। हाँ,
प्रोनाउंस करो जरा इसको, अब विदाउट विदाउट डूइंग गूगल, इसको जरा प्रोनाउंस करो। एक तो पेंचेंट पढ़ोगे तुम लोग सबसे पहले, है ना, ठीक है, और पेंचेंट पढ़ोगे तो वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लेकिन उसका सही प्रोनाउंसिएशन है वो बोलोगे ना तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा क्या बोल रहे हो, ठीक है। अरे क्या हो गया, कब्ज वब्ज है क्या, मतलब जो है ऐसी आवाज निकल रही, तो है ना। हाँ, पेन नहीं है, मार्कर है, ठीक है। अब देखो, अगेन इट्स अ फ्रेंच वर्ड, तो क्या होने वाला है, एक तो लास्ट लेटर क्या होगा, साइलेंट होगा, एन और एम के पहले वोवल आएगा तो ऊ का साउंड आएगा, और जो इसमें एच होता है, फ्रेंच में एच को ये बोलते हैं आश, अब हिंदी कहाँ से आ गया ये, हाँ, तो इसको हम लोग प्रोनाउंस ही नहीं करते, मतलब फ्रेंच वाले लोग एच को प्रोनाउंस ही नहीं करते, वो चाहे आई मीन चाहे वो एट द एंड ऑफ द वर्ड लिखा हो और चाहे कहीं भी स्टार्टिंग मिडिल कहीं भी हो, तो वो प्रोनाउंस ही नहीं होता है। यू गाइस विल बी फीलिंग फ्रेंच कहाँ से पढ़ने लगे। तो देखो, एच को हटाओ, पॉन्शों, क्या पढ़ेंगे इसको, पॉन्शों, है ना, उस चाइनीज जैसा साउंड करता बट एक्चुअली फ्रेंच है, पॉन्शों। हाँ, गूगल वाली दीदी से पूछिए ना, गूगल में डालोगे तो एक दीदी आती है ना बोलने, वो बोल के बता देगी कि इसको क्या बोलते हैं, पॉन्शों। पॉन्शों का मतलब होता है स्पेशल लैकिंग टुवर्ड्स एनीथिंग, स्पेशल लाइकिंग टुवर्ड्स एनीथिंग और एनीवन, ठीक है, किसी भी चीज के प्रति आप, ये वर्ड से तो आप परिचित होंगे, क्या होना आपका, इंक्लिनेशन होना, है ना, अगर आपको कोई चीज पसंद है तो यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट थिंग। बायस्ड नहीं, बायस्ड इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। हाँ, दो वर्ड्स में और बताता हूँ, वो लिख सकते हैं आप, आपके लिए अच्छे मिल जाएंगे आपको। एक है प्रोपेंसिटी, नहीं भाई, प्रोपेंसिटी का मतलब सेम होता है, और एक है प्रोक्लिविटी, propensity and proclivity both have got the ant proclivity पढ़ेंगे इसको, proclivity and propensity they have got the same meaning, है ना, स्पेशल लाइकिंग होना किसी चीज के लिए, that is what this word and these two words mean। पढ़ रही है, क्या बोल रही है ना मतलब इसमें साउंड वाउंड नहीं होगा तो मैं सुना देता, सब लोग सुन रहे हैं ऐसे ही, तो अब मतलब कुछ बता रहा हूँ तो सही बताऊँ, गलत क्यों बताऊंगा भाई, है ना। आई मस्ट हैव लर्नड इट बिफोर, कभी पढ़ा होगा मैंने, मैंने भी पेन चैंट पढ़ा होगा कभी ना कभी, हाँ, वो ऑब्वियस सी बात है यार, है ना, वी आर हिंदी स्पीकर, हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हमें क्या समझ, इंग्लिश तो नहीं बोल पा रहे सही से, फ्रेंच अलग बोल लेंगे, है ना, तो है ना, नदी जते जतेम, फ्रेंच है, फ्रेंच है। चलो, थोड़ा बहुत मुझे आती है, पूछ सकता हूँ, जैसे मैं इफ आई आस्क यू ऊ आबिथेथ्यू, हाँ वो तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगेगा ना, ये नहीं बता पा रहे हो। एनीवेज, हम लोग वापस आते हैं अपने यू नो पैसेज पे, वेयर वर वी, अरे रुक जा, ये तो पढ़ लेंगे, कहाँ पे थे हम लोग, यहीं पे देखे है ना, ये हो गया था, ये फ्रेंच का ये आया कहाँ से था, किस वर्ड से आया था ये, है? हाँ, ये कॉन्टम्पलेशन से हम लोग स्टार्ट किए थे, कॉन्टम्पलेशन का मतलब क्या हुआ था, डीपली थिंक करना, डीपली सोचना, पॉन्डरिंग करना, है ना, रूमिनेट करना, ठीक है। Universal remains in books and ideas until one is in love with oneself. When the Buddha was in deep samadhi, contemplation to attain enlightenment, है ना, enlightenment का मतलब क्या होता है, wisdom, है ना, higher level of wisdom. He did not care for his body. One farmer advised him to love his own body because self preservation, sorry क्या पढ़ रहा हूँ मैं, हाँ, सेल्फ प्रिजर्वेशन लीड्स टू हायर रियलाइजेशन, अगर आपकी बॉडी ठीक रहेगी तो वो सही। द बुद्धा रियलाइज हिज मिस्टेक एंड फर्स्ट प्रिजर्व्ड हिज बॉडी फॉर द अल्टीमेट विजडम, ठीक है। वी ऑल हैव वाइल्ड फ्लावर्स इन आवर बैकयार्ड बट वी गो टू द गार्डन टू अप्रिशिएट द एक्सोटिक फ्लावर्स, व्हाई। अब देखो ये कितना अच्छा जो है रेफरेंस लिया है, वो कह रहा है कि हमारे जो बैकयार्ड है, मतलब जो घर के आसपास आपको बरामदा वगैरह, उसमें भी फ्लावर्स हैं, लेकिन हम जाते हैं गार्डन में अप्रिशिएट करने अच्छे अच्छे फ्लावर्स को, क्यों, why not admire those flowers in the backyard
मतलब कहने का मतलब जो हमारे अंदर खुद के अंदर जो अच्छाई है उसको तो हम एडमायर नहीं करते, बट जो दूसरों के अंदर है, ये इज लुकिंग वेरी गुड, ये और अच्छी चीज़ है, कितनी अच्छी कार है, ये ना, और ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो blossom on their own. Similarly, love that has existed in our hearts must be acknowledged before loving the world. Universal love begins with self-love. Sir, the passage is all about loving yourself. And इतना ही है, चलो आप पहले 13 क्वेश्चन कर लो, सभी लोग एक बार ट्राई करो। यू हैव गॉट अ मिनट, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे की कहानी। चलिए लेट्स सी। हाँ, टोन हो सकता है, इतना सन्नाटा क्यों हो गया? अच्छा बता दी अचानक से ना, व्हाट हैपेंड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इनकैप्सुलेट, इनकैप्सुलेट का मतलब समराइज कर देना, छोटा कर देना, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ऑन एक्सटर्नल परसेप्शन ऑफ ब्यूटी एज डिस्कस इन द पैसेज। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। कह रहा है कि ऐसा कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जो सबसे ज्यादा बता देगा कि जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन जो आपका पड़ता है किस पे, एक्सटर्नल परसेप्शन ऑफ ब्यूटी पे। कहने का मतलब है जब आप ये देख पाते हैं कि जब हम खुद अच्छे हैं, खुद बेहतर है, तो हम वही चीज़ कहाँ देखते हैं, दूसरों में देखते हैं। अगर विद सम डिफेक्ट्स हम अपने आप को जो है एडमायर कर सकते हैं, तो वाई नॉट डू विद अदर्स। अगर किसी के अंदर कुछ कमियां खामियां हैं तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, उसको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। मतलब कुछ कमियां हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ खासियत भी होगी, या उसको इनकरेज करना है, जैसा कि हम अपने साथ करते हैं। वो लास्ट में एग्जांपल दिया था ना, जो आपके बैकयार्ड में फ्लावर्स हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, कहाँ जा रहे हैं, बाहर अप्रिशिएट करने जा रहे हैं गार्डन में। तो चलो अब ये देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ तो सही तो है, आपने बोल दिया आंसर। खैर है इसमें, सेल्फ लव facilitates an appreciation for universal beauty, thus redefining societal norms about attractiveness. बाकी तो इसमें है नहीं कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहिए, कहाँ क्या चाहिए, इंटरनल वैलिडेशन चाहिए। डीप मेडिटेशन एंड योगा प्राइमरली सर्व टू एनहांस फिजिकल, इररिलेवेंट है। फोकसिंग सोली ऑन इंटरनल ब्यूटी कैन, सोली नहीं, देखो आप एक हुआ क्या ना, एक्सट्रीम चला गया। फोकसिंग सोली मतलब कंप्लीटली किस पे फोकस करना है, इंटरनल ब्यूटी पे, कैन लीड टू निगलेक्ट द फिजिकल हेल्थ एंड अपीयरेंस, ठीक है। लेकिन इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। हेंस योर आंसर विल बी ए, सेल्फ लव फैसिलिटेट। किसका कैसा था ए आंसर, ए सबका, तुमने सबसे पूछ लिया। अच्छा चलो अब इसमें एक ही यहाँ पे आंसर दिख रहा है, फिर नीचे देखते हैं। आप पढ़ लो पहले, पहले एक क्वेश्चन पढ़ लो, एक ऑप्शन पढ़ लो, फिर नीचे मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे पेजेस में हो गया वो। हम्म हम्म। अब एडिट करना पड़ेगा ना उसके लिए इसको, पेन से, पेन से कहाँ होगा। ना भाई, चलो कोई नहीं, उसमें क्या ही दिक्कत है, पढ़ लो ऐसे ही। Which of the following best capture the author's perspective on the relationship between self-love and the broader concept of universal love as articulated, जैसा बताया गया है पैसेज में। तो पहला ऑप्शन पढ़ लिया आपने, सेल्फ लव इज एन एसेंशियल प्रिकर्सर टू जेन्युइन यूनिवर्सल लव। ये तो शायद सेंटेंस लिखा ही हुआ है कहाँ पे, पैसेज में। इनेबलिंग अ ब्रॉडर मोर एम्पैथिक कनेक्शन टू अदर्स। आगे पढ़ने की मुझे समझ में आ रहा, रिक्वायरमेंट है नहीं, यही ऑथर का क्या था, पर्सपेक्टिव था, और यही आपका क्या है, आंसर है। यूनिवर्सल लव इज अचीवेबल इंडिपेंडेंटली ऑफ वन सेल्फ लव, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ एम्पैथी एंड कनेक्शन। फोकसिंग ऑन सेल्फ लव इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल लव, कोई मतलब नहीं है। द प्रैक्टिस ऑफ डीप मेडिटेशन योगा इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ टू अचीव अ स्टेट ऑफ यूनिवर्सल लव, ये नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है।
चलो ये वाला बताओ, आप लोग पढ़ लो. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज रिफर्स टू द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मेडिटेशन? क्या होगा? एनलाइटनमेंट. क्या हो जाएगा? एनलाइटनमेंट, है ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम एंड ऑल. चलो अब इसमें देख लेते हैं. 16 और 17 आप लोग जरा कर लीजिए, देख लो. 16 एंड 17 सभी लोग कर लिए. क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स प्राइमरी इंटेंट इन द पैसेज? मॉडर्न सोसाइटी के स्टैंडर्ड को क्रिटिसाइज कर रहा है क्या? वो क्रिटिसाइज तो नहीं किया उसने किसी को, ठीक है. टू आर्ग्यू अगेंस्ट द बेनिफिट्स ऑफ योगा, नहीं, अगेंस्ट में उसके नहीं है, तो क्या था? उसके पक्ष में था ना. ही वॉज इन द फेवर ऑफ द योगा एंड मेडिटेशन. सी टू इंस्पायर इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज एंड एम्ब्रेस देयर ओन ब्यूटी एंड एक्सटेंडेड दैट लव यूनिवर्सली. आई गेस यही था उसका मतलब, यही पर्पस था. आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. क्लियर है? सभी का सी आंसर था, ठीक है. चलो. विच literary device is most prominently used by the author in the passage to emphasize the concept of self-love and its impact on a broader universe? बताओ. personification किसको personify किया उसने? बताओ. मेटाफर. देखो, हाइपरबोली तो नहीं होगा, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है. अगर कंपैरिजन हो रहा है, देखो उसने कंपेयर करके बताया, दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपेयर करके बताया है. जैसे सेल्फ लव को उसने एक एग्जांपल दिया था ना लास्ट में, गार्डन वाला. तो वो किससे कंपेयर, किससे उसका कंपैरिजन कर रहा था? मतलब हम ह्यूमन से कर रहा था, फ्लावर्स का. तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एनालॉगी हो जाएगा, ठीक. मेटाफर में कंपैरिजन होता है. एनालॉगी दो अलग अलग चीजों के बीच में, अलग अलग डायमेंशन के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है. द टोन ऑफ द पैसेज इज इंस्पिरेशनल, ठीक है भाई. सार्कास्टिक, सिनिकल मैंने बताया. सिनिकल का मतलब होता है द वन हु ऑलवेज डाउट्स. तो डाउटफुल नहीं है. सार्कास्टिक का मतलब आप सरकाजम कर रहे हो ना, कटाक्ष मार रहे हो, वो भी नहीं है. कैसी है? इंप्रेशन. ह्यूमरस का मतलब, सरकाजम का मतलब कटाक्ष मारना होता है ना. सरकाजम नहीं है वो, तो इंस्पायर कर रहा है आपको, है ना. पूरा पैसेज का टोन है ना, एक 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 का नहीं है. चलिए एक पैसेज आज के लिए और, इसके बाद फिर आप लोग जा सकते हैं. हाँ? चलिए एक बार जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, द लास्ट पैसेज फॉर टुडेस क्लास. उसके बाद हम लोग चले जाएंगे. आप लोग इस वो दे रहे हो, क्या कहते हैं, मॉक वगैरह? कितने आ रहे हैं? स्कोर वगैरह कैसे आ रहा है भाई? हम्म? कब गुड होगा? एग्जाम के बाद? नॉट गुड ठीक है. इम्प्रूवमेंट है कि नहीं ये बताओ, तब ठीक है. एक्सेप्शन? बस जो ऑनलाइन मॉक वगैरह तो उसमें आ रहा है, ठीक है. मतलब यहाँ पे जो संडे को मॉक होता है उसमें नहीं आ रहे. नहीं दे रहे, ठीक है. मैं एक बार बोल देता हूँ. नेक्स्ट क्लास में नया पैटर्न के हिसाब से कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है.
तेरा भी सीयूटी है किस उसके लिए? कॉमर्स, मैथ्स, आर्ट्स, क्या? बायो। तेरा सीयूटी कौन सा उसका? बायो, तेरा भी बायो? मैथ्स से? भाई मैथ्स की क्लास हुई थी क्या उस दिन? क्या हुआ? किसके बारे में? ऐसा तो नहीं आप लोग अपना ग्लिम्स देख रहे हो पैसेज में? खुद खुद का रिफ्लेक्शन तो नहीं दिख रहा कि 10 साढ़े 10 घंटे के आदमी रह गए हो, बाकी टाइम तो जो है इंस्टाग्राम में चला जाता है? ऐसा तो नहीं है? किसका मतलब? कहाँ है? कहाँ है? अच्छा, ऑप्शन में है। उसको क्या बोलते हैं? उबिक्विटस नहीं, यूबिक्विटस। वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उबिक्विटस क्या होता है। यूबिक्विटस यू से स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट। आफ्टर। आप पढ़ते हैं पैसेज? ठीक है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। पढ़ लिया पैसेज? A survey this year revealed the Australians, on an average, spend 10.2 hours a day with interactive digital technologies. And this figure goes up every year. This is the time we don't get back, and our analogs lives, which include everything not digital, shrink in direct proportion. दिक्कत वाली बात है. Until a year or so ago, है ना, एक साल पहले की बात है, I was a 10.2 hours a day person. Over the years, dependence on technology and stress had destroyed any semblance मतलब resemblance दिखना, or balance in my life between work and home. सब खत्म हो गया. Pleasure and obligation. I wanted to quit and or cut down at least. कम करना चाह रहा था या खत्म ही करना चाह रहा था. Tech detox apps such as the time limiting screen were useless. Even with these, I was still on or just a click away from unblocking Instagram. ठीक है. So I thought, what about going cold turkey? No screen time at all, 24/7. My commute to work past the foot scary docks where container ships come and go. ठीक है. Passing one day, I wondered if it was possible to go on one of those ships and travel from Melbourne to somewhere. पता नहीं कहाँ, जहाँ भी चले जाए. Turns out it was, you can book a cabin online and just go, and it was exact what was probably an impulse. I went, मतलब out of impulse मैं चला भी गया. For about 4 weeks के लिए I had no devices as I sailed solo from West Melbourne to Singapore. सिंगापुर पहुंच गया वो भाई अपना. मतलब writer. Cold turkey withdrawal is difficult. Even in prison, many inmates have access of some kind of devices.
द टाइम ऑन द शिप टॉट मी देयर इज अ होल अदर साइड टू लाइफ। उसने बताया कि जब मेरे पास डिवाइसेस नहीं थे, कोई गैजेट्स नहीं था, इसके अलावा भी जीवन है। द नॉन डिजिटल लाइफ साइड दैट गेट्स पुश्ड असाइड बाय द यूबिक्विटस स्क्रीन। यूबिक्विटस का मतलब जो हर जगह फैल गया, ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग दिक्कत में आ गए। रियल लाइफ कंटेन्स पीपल, कन्वर्सेशंस, फ्लैश, टेक्सचर्स दैट आर नॉट ग्लास और प्लास्टिक। मोबाइल की बात कर रहा है। इट ऑल्सो कंटेन्स होल वर्ड्स दैट एग्जिस्ट इनसाइड योर हेड। लेकिन तब जब आपको फुर्सत मिलेगी, किससे? इंस्टाग्राम से या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप हैं। एंड दीज कैन बी समन्ड व्हेन वी हैव टाइम एंड डिवोट अ बिट एफर्ट टू इट। जब हमारे पास समय होगा और हम जब थोड़ा सा क्या कर पाएंगे, डिवोट कर पाएंगे, तब सीख पाएंगे कि हमारे अंदर पूरा यूनिवर्स है ना। These are the worlds of memory and imagination, worlds of reflection and thought, worlds you see differently to the palette glare of a screen. ठीक है। I took 4 books with me and read them in a way I hadn't before, slower, deeper and with more contemplation। का मतलब बताओ, आगे ना वर्ड देखो वापस से। These words were finite, ठीक है। I would never spend time like this in my whole life and was inspired to write about in detail. Of course, we can't always do something like this, but I learned a lot about our digital world and about myself, and I have tried to adapt these lessons to normal life. उसने बहुत कुछ जो सीखा, कह रहा था हर कोई नहीं कर सकता, बट मैंने सीखा, वो बता रहा है। Since I have been back, it feels like sense of balance has been restored. वापस हो गया। Part of this came from seeing the smartphone as a slightly alien thing. And instead of being something that always prompts me, I flipped the power dynamic around to make it something I choose to use and choose when to use. तो पहले तो ये था कि भाई मुझे करना ही करना है, अब मैंने डिसाइड कर लिया, उसका मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग हो गया है, कब यूज करना, कितना यूज करना है, ठीक है। आ जाइए आप इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्गुमेंट अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम डिजिटल टेक्नोलॉजी? बताओ। स्ट्रेंथन करेगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी से बेनिफिट और बढ़ा देगा। बताओ ऐसी कोई भी चीज जो ये बताया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से दूर हटने में अच्छा है हमारे लिए, इन 4 ऑप्शन में वही आंसर है। हाँ ये सही लगा मुझे आंसर। वो क्या है? डी। क्या लिखा हुआ है? रिसर्च इंडिकेट्स दैट एक्सटेंडेड टाइम अवे फ्रॉम डिजिटल स्क्रीन। डिजिटल स्क्रीन से जितना भी दूर आप रहेंगे, इम्प्रूव्स क्या करेगा? आपका कंसंट्रेशन करेगा, एनहांस क्या करेगा? इंटरपर्सनल स्किल्स एनहांस करेगा, और इंक्रीज क्या करेगा? सेटिस्फैक्शन विद वंस पर्सनल लाइफ। दिफ ट्रू, तो उसका आर्गुमेंट सही होने वाला है। उसका आर्गुमेंट क्या होने वाला है? स्ट्रेंथन। ऑथर ये तो चिल्ला रहा है कि स्क्रीन टाइम से क्या हट जाओ, दूर हटो, और ये उसको क्या कर रहा है? और स्ट्रेंथ दे रहा है, तो हेंस इट इज द राइट आंसर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट एक्यूरेटली इन्फर्ड, इन्फर कर सकते हैं, रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ डिजिटल डिटॉक्स ऑन पर्सनल लेवल बीइंग बेस्ड ऑन द पैसेज। उसने क्या कहा था? पैसेज में डिजिटल डिटॉक्स जैसी कोई चीज नहीं होती है। वो जो एप्स हैं जो बताते हैं कि स्क्रीन टाइम कम कर देंगे, कुछ हुआ नहीं उससे हमारा। यही तो, ये डिजिटल डिटॉक्स को उसने क्या किया? चलो चलो देखते हैं। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब यहाँ पे किससे है? कि आप डिजिटली क्या हो जाए, कम हो जाए। अब देखो उससे क्या कर सकते हैं। डी नहीं है? हाँ ये कुछ सही लग रहा है मुझे। टेकिंग अ डिजिटल डिटॉक्स लीड टू एन इमीडिएट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एट वर्क। नहीं पता, हटाओ। The majority of individuals on digital detox experience significant withdrawal symptoms that outweigh any benefits. Most people who undergo a digital detox feel a permanent aversion. Aversion का मतलब होता है to have a strong feeling of dislike to returning to their previous technology uses level. ऐसा भी नहीं है, परमानेंट नहीं है, कम हो जाता है, परमानेंट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यही तो हम लोग इन्फर कर सकते हैं कि अगर आपने डिजिटल डिटॉक्स लिया तो आपके सोशल कनेक्शन बढ़ जाएंगे, है ना, आपकी बुद्धि उद्धि थोड़ा सा बैलेंस में हो जाएगी, इंसान बन जाओगे। डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस विल अलाउ इंडिविजुअल्स टू एंगेज मोर डीपली विद देयर सराउंडिंग्स एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन। अभी तो आदमी से मोबाइल में देख रहा है, मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि एक दूसरे को कोई मार भी देगा बगल तो पता नहीं चलने वाला, क्योंकि वी आर सो इन्वॉल्व इन द स्क्रीन टाइम। और वी आर का मतलब इंक्लूडिंग मी एज वेल। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मोबाइल खेलूँ तो उसमें चेस ही खेलूँ, कम से कम जो है, हाँ वो ना देखने को मिले जो है। लेकिन ठीक है, स्टिल कम कर सकते हैं। दूर हटना तो पॉसिबल अब रहा नहीं, है ना, और आगे होने वाला भी नहीं है कि अब टेक्नोलॉजी से क्या हट जाए, दूर हट जाए, है ना। आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएंगे कि मैं एग्जिस्ट करता भी हूँ कि नहीं करता हूँ।
ये कहानी हो जाएगी, तो कम कर सकते हो, दिस इज वन वे। खत्म करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असर्शन मेड बाय द ऑथर रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग विदाउट डिजिटल डिवाइस। सेम चीज असर्ट करना, बताओ। ट्रैवलिंग, हाँ सी हो जाएगा, देखो दिखा मुझे भी। लाइफ विदाउट डिजिटल डिवाइसेस अलाउज फॉर अ डीपर एंगेजमेंट विद द रियल नॉन डिजिटल वर्ल्ड, यही तो बोल ही रहा था वो, ठीक। चलो, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय कोल्ड टर्की विड्रॉल? मतलब चला जाऊं तो किसी उसे कुछ मिलने को ना मिले, है ना, यही सब था उसका। गायब हो जाऊं अचानक से, खत्म हो जाएगा। डी वाला कैसे हो जाएगा भाई, फोरफुल नहीं है क्या? सडन एंड कंप्लीट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्क्रीन टाइम। मैं कह रहा था कोल्ड टर्की चला जाऊं मैं, जहां पे 24/7 कुछ नहीं है, लिखा थी लाइन वो, ठीक है। So sudden and complete discontinuation of screen time without any gradual reduction, resulting in intense and immediate cravings for digital engagement. So this is what he meant. देखो तुम्हें दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, इसलिए पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ये देखो, so I thought what about going cold turkey? No screen time at all, 24/7। तो जब कुछ स्क्रीन टाइम ही नहीं है तो रिड्यूस नहीं करना है, स्क्रीन टाइम ही नहीं है, उसके बाद क्या होगा वो देखना था, ठीक है। सो ये हो गया आपका 20। कौन से क्वेश्चन पे थे? 22। चलिए, ये तो बहुत आसान है। which word has been used in the passage whose synonyms refers to van? van कहाँ पे आया था? अच्छा, वैन का बताना है। वैन का मतलब तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए ना, वैन होता क्या है। अच्छा ये बताओ, वैन का मतलब क्या होता है? क्या कह रहे हो? अरे बाप रे, अरे कौन है भैया कॉल कर रहा है? क्या पढ़ के समझ में आ रहा है? वैन कहीं लिखा है नहीं है ना, वो तो बोझ रहा, कंप्यूटर वाला वैन ही है वो, एरिया नेटवर्क वाला है। और उसका जो है आपका आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पैलिड। पैलिड हो जाएगा। पैलिड का मतलब क्या होता है? बाकी कोई आएगा नहीं ना वैन के अकॉर्डिंग, वाइडली स्प्रेड होता तो फिर यूबिक्विटस हो जाता। हाँ। चलो, अब इसमें जो है एक और बता दो, लास्ट वाला एक और। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग इज कन्वेड बाय द वर्ड्स फॉर फाइनाइट, मतलब लिमिटेड वर्ड्स थे। ये लास्ट की लाइन में लिखा हुआ था कहीं पे ना, है ना। The author appreciated the tangible and bounded nature of the books, finding comfort in their definitive and unlike the unending stream of digital information. होना तो यही चाहिए। The books read by author had a limited number of pages. No, कुछ जानकारी नहीं है। The author was aware that the words in the books were constrained by their physical form. इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। The author found solace का मतलब अलग हो जाना, अकेला, एकाकी जिसे कहते हैं, इन द फैक्ट दैट द वर्ड्स रिटन वर मिजरेबल एंड कुड बी कंप्लीटेड विद इन अ सर्टेन। इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो डी इज द राइट आंसर, कि ऑथर ने अप्रिशिएट किया द टेंजिबल एंड द बाउंडेड नेचर ऑफ द बुक्स, फाइंडिंग कंफर्ट इन देयर डेफिनेटिव एंड अनलाइक द अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ डिजिटल मीडिया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बाकी अगली क्लास में करते हैं।